हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, ईपीट्रिपल एससी, बीईओ, लेखपाल, स्टेट पीसीएस और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए एंटीबॉडी होता क्या है, एक प्रकार का एक प्रोटीन यौगिक है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होता है और हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी को एक तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि आईजीस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी ब्लड ग्रुप अगर है तो देखिए उसकी एंटीबॉडी, जैसे ए ब्लड ग्रुप है उसका एंटीबॉडी बी होता है, एंटी मैंने अपोजिट होता है। ठीक है, तो जैसे बी है इसका ए होता है। ठीक है, लेकिन ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी इसका एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, और ओ क्या क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे, एंटीबॉडी ये है। और देखिए एंटीजन क्या होता है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन ए होगा, बी का बी होगा, ए बी का ए होगा, और ओ का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि इसका प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है। तो देखिए ये मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता होगा कि केवल हमारे जो रक्त है वो किडनी में ही साफ होता है, यानी प्यूरिफाइड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए इसका जो योगदान होता है फेफड़े, यकृत यानी कि लीवर, तो इन सभी का योगदान होता है। इनकी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि रक्त के शुद्धिकरण इन किडनी, फेफड़ा और यकृत इन सारी चीज़ों में होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो यकृत का काम क्या होता है, यकृत में हमारी जो लीवर है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए पाचन तंत्र का यहाँ पे हिस्सा नहीं है, वो है कॉर्निया। ठीक है, बाकी पित्ताशय, यकृत और आंत ये हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन कॉर्निया नहीं है। ठीक है, देखिए कॉर्निया क्या होता है कि ये हमारे आंखों का एक पारदर्शी भाग होता है जिस पर हम देखते हैं कि बाहर से प्रकाश पड़ता है और उसका प्रत्यावर्तन होता है, और इसमें हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। और देखिए ये आंख का लगभग 2/3 हिस्सा है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये है कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहे होंगे कॉर्निया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो देखिए यहाँ पे मानव की जो आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो इसका नाम है एशेरिशिया कोलाई। ठीक है, एक प्रकार का एक जीवाणु होता है जो मनुष्य की आंत में पाई जाती है। और देखिए कि ये जो बैक्टीरिया है ये मनुष्य की पेट में हमेशा रहता है, लेकिन ये हानि रहित होते हैं, यानी कि ये हानिकारक नहीं होते हैं, परंतु कुछ स्थिति में ये हमारे पेट को जो है मरोड़ देता है या दस्त उत्पन्न कर देता है, ऐसे कुछ लक्षण दिखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार इनकी वजह से मनुष्य की जो गुर्दा है वो काम करना बंद कर देता है और ऐसे संक्रमित लोग की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एशेरिशिया कोलाई। अगला क्वेश्चन है, सेल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो देखिए सेल का शब्द है यानी कि कोशिका, ये सबसे पहले किसने दिया था, तो ये रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल और पुरकेंजे की अगर हम बात करें तो देखिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल जिनको हम आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं, और पुरकेंजे जिन्होंने सबसे पहले जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए सेल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सेल यानी कि कोशिका, इसका जो अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। और देखिए कोशिका होता है क्या है, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, जितने भी सजीव जीव जंतु हैं, उसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है, और ये एक तरह से हम देखते हैं कि स्वतः जनन करने की क्षमता रखती है कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए साग सब्जी जो अध्ययन होता है उसका अध्ययन किया जाता है ऑलेरी कल्चर में, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है और सेरिकल्चर के अंदर रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और हॉर्टिकल्चर के अंदर अनाज, फूलों और पौधों को उगाने की जो जो ये अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए इसके प्रतिपादक है लीनियस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए कि यहाँ पे जो द्विनाम पद्धति है, ठीक है,
देखिए द्विनाम पद्धति के बारे में सबसे जान लेते थे। देखिए ये क्या होता है कि जंतु या वनस्पति का एक दो नाम की पद्धति है, जिसमें हम देखते हैं कि दो भाग होते हैं नाम के। तो देखिए पहला भाग इसमें क्या होता है कि वंश यानी कि जीन्स डिनोट करता है, दूसरा जाति। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एलियम सेपा, एलियम सेपा प्याज का नाम है, जिसमें हम देखते हैं एलियम प्याज के वंश को दर्शाता है और सेपा इसकी जाति को सूचित करता है प्याज यानी कि अनियन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है निम्नलिखित में से। तो देखिए निम्नलिखित में से नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, देखिए जो ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, तो देखिए कि जब हम देखते हैं कि हम जैसे आप फिगर में देखेंगे, इस फिगर के थ्रू आप अच्छे से समझेंगे। जैसे सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और ये कुछ चीज़ें हमारी पृथ्वी से परावर्तित होकर वापस ऐसे दिख रही है, तो क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक जो है काफ़ी गैसों का एक समूह होता है, एक जो है आवरण बना होता है, उससे टकरा कर वापस पृथ्वी पर जो गैसें आती है, जिसके कारण जिसके हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण हमारा वायुमंडल क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, और इसके लिए सहायक जो ये यहाँ पे जो गैस होती है वो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया कि नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं है, जो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रभाव नहीं डालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक यौगिक गैस है, जो हम देखते हैं जो फ्लोरीन और कार्बन को मिलकर बना होता है, और देखिए कि ये हवा में प्रवेश करता है और उड़ते उड़ते ये ओजोन की परत में जाकर ओजोन की परत को नष्ट करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारे अर्थ में जो गर्मी और ये सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और देखिए वर्तमान में इसकी जगह पे जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन का यूज़ होता था पहले रेफ्रिजरेटर में, इसकी जगह पे अभी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिंग सहलिंग वंशागति यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के खोजकर्ता कौन है। तो देखिए इसके खोजकर्ता है मॉर्गन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, और इसका संबंध जो हम देखते हैं कि गुणसूत्र से होने के कारण इसे हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। और ये जैसे ऐसे काफ़ी सारे गुण आपने देखा होगा कि जैसे मनुष्य में वर्ण अंधापन की, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, ये सारे एक तरह से हम देखते हैं कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, ऐसे जो है वंशागति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फुहारा किस सिद्धांत पर काम करती है। तो देखिए फुहारा बर्नौली सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए बर्नौली कौन थे, तो देखिए ये डच स्विस गणितज्ञ थे और जिनका पूरा नाम था डैनियल बर्नौली। ठीक है, और इन्होंने इनका जो सिद्धांत क्या है, इन्होंने कहा कि किसी भी प्रवाह में अगर तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है और उस स्थान पर दाब की कमी होती है, ये बर्नौली सिद्धांत ने कहा है। ठीक है, बर्नौली ने ये सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में कौन सा लेंस या दर्पण होता है। तो देखिए मानव जो नेत्र होता है एक प्रकार का ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो मानव लेंस एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। और देखिए जब भी मानव नेत्र की बात आती है तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा था कि जब मानव नेत्र की सामान्य जो दृष्टि होती है इसकी जो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कि इनकी इसको हम कहते हैं स्पष्ट दूरी की न्यूनतम जो है डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और देखिए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों में वो कहाँ बनता है, वो रेटिना पे बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं थैलेसीमिया रोग का लक्षण कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक जो ये लक्षण बताया है, तो देखिए थैलेसीमिया में हम देखते हैं कि वजन ना घटना और सूखता चेहरा, ये चीज़ नहीं है, लेकिन बल्कि थैलेसीमिया के अंतर्गत दिल की धड़कन का सही से ना चलना, पैरों में ऐंठन, ये सारे लक्षण हैं। ठीक है, परंतु इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ये इसके लक्षण नहीं है। देखिए कि थैलेसीमिया रोग होता क्या है, तो देखिए ये एक आनुवंशिक रक्त रोग है, और इस रक्त जो रोग है इसके कारण क्या देखते हैं कि हम हीमोग्लोबिन निर्माण के कार्य में गड़बड़ी होती है और कई बार व्यक्ति की जो है इसमें रक्त जो है चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसके कारण थैलेसीमिया के कारण। अगला क्वेश्चन है वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो देखिए वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी के कारण एक तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य की जो हड्डियां वो कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और देखिए कई बार हम देखते हैं कि कैल्शियम के लिए कौन कौन सी चीज़ हम सेवन करना चाहिए। तो देखिए दूध, दही, केला, सोयाबीन,
बीन्स, ओट्स, पनीर, इन सारी चीज़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और इसके जो है ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो देखिए मनुष्य का जो रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर करता है? तो ये व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए जो जीन होती है हमारी मनुष्य में उस वो एक तरह से रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। और देखिए कि जो जीन होता क्या है, वो आनुवंशिकता की एक मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी कि जो हम देखते हैं कि जो हमारी शरीर की एक मूलभूत इकाई है जीन। और देखिए कि हम देखते हैं कि जो जीन ही एक तरह से आनुवंशिक विशेषता की जानकारी देता है। जैसे हम देखते हैं कि जो बालों का रंग है, आंखों का रंग, ये एक प्रकार के जीन से पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो देखिए डीएनए ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस पे ये एक तरह से ये इसका जो है कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हम देखते हैं डीएनए पाई जाती है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। देखिए कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ऑल्टमैन ने 1886 में इसकी खोज की थी। और देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन और एटीपी का प्रोडक्शन और इसका स्टोरेज और इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इन तीनों चीज़ों के होने के कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखते हैं कि जो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इनकी शक्ति ग्रह कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाने वाले पिंड कौन से होते हैं? तो ये होते हैं एक्स गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जब भी क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की बात आती है तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये 46 या 23 पेयर गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और देखिए इसकी जो गुणसूत्र की खोज की थी, कार्ल विलियम ने इसकी खोज की थी क्रोमोसोम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए चूहों के जो विष है उसका जो रासायनिक नाम है ये जिंक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, जिंक फास्फाइड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि फार्मिक अम्ल। देखिए फार्मिक अम्ल कई बार पूछा था कि ये किन चीज़ों में पाया जाता है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि लाल चींटियों की जो डंक होती है उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और देखिए ये न केवल लाल चींटी, जैसे शहद की जो मक्खियाँ होती है, बिच्छू, बर्रो, इनके डंकों में भी जिंक फास्फाइड ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे कि एक तरह चूहों के बीच में जिंक फास्फाइड और फार्मिक अम्ल जो चींटी मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट का ये रिसाव हुआ था। और देखिए कि लगभग 2 या 3 दिसंबर को 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये गैस का रिसाव हुआ था और कुछ ही घंटों में लाखों लोग इसकी चपेट में आए थे और काफ़ी लोग जो है की मृत्यु हो गई थी। और आज भी वो जो जगह है प्रभावित है, वहाँ पे बच्चे और जो भी होते हैं वो उनमें अलग प्रकार की विकृति पाई जाती है। देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट की जो फॉर्मूला है C2H3NO है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो देखिए क्लोरोफिल नहीं होता है किसमें? कवक में यानी कि फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है। आपको पता है कि जो पौधों में जो हरा रंग होता है वो जो हरा रंग के कारण ही हम देखते हैं कि जो इनकी वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ये एक तरह से प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है, इनकी घटक है, ठीक है। और इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्लोरोफिल को, ठीक है। और देखिए कि जो क्लोरोफिल के साथ साथ जो 2 चीज़ और पाए जाते हैं पौधों के पत्तों में, वो है कैरोटीन और दूसरा है जेंथोफिल। 2 चीज़ और पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो देखिए पेस मेकर का संबंध होता है यहाँ पे दिल की धड़कन प्रारंभ करना, पेस मेकर का एक मेन काम होता है। देखिए कई बार ये आता है कि पेस मेकर कहाँ पे लगाया जाता है, तो ये दिल पे लगाया जाता है। किसी के दिल में छेद अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे दिल जो पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इनकी जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर्स है, वो एक तरह से पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। और जो दिल की मांसपेशियों के संपर्क करने के लिए एक तरह से इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेगों का उपयोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो एक इसमें विद्युत कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे एक तरह से दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करती है, पेसमेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बी रुधिर वर्गों की रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं? तो देखिए बी रुधिर वर्ग जो है किन वर्गों के दाताओं को दे सकते हैं? देखिए हमने बताया था कि जो यूनिवर्सल रिसीवर है वो कौन सा है? वो है AB होता है, ठीक है।
और जो यूनिवर्सल डोनर है कौन सा होता है, वो होता है, ठीक है। तो देखिए बी रुधिर वर्ग को बी डोनेट कर सकता है और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओ और बी ब्लड ग्रुप दिया सकता है बी रुधिर वर्ग के लोगों को। और इस चार्ट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसमें आप एक एक चीज़ यहाँ पे नोट करके कर सकते हैं कि किस वर्ग के लोगों को कौन सी ब्लड ग्रुप दी जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलाइजा टेस्ट, यानी कि एलाइजा या एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी एड्स की बीमारी होती है उसके लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो इसमें ये अब इम्पॉर्टेंट है एलाइजा टेस्ट, ठीक है। और देखिए जो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और देखिए कि ये इसके लिए टेस्ट किया जाता है एलाइजा टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए कि अमीबा और जो मलेरिया परजीवी है उसको एक तरह से प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मलेरिया रोग कौन से मच्छरों के काटने से होता है, तो ये मादा एनाफिलिस के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। और देखेंगे कि एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जैसे एंजाइम और न्यूट्रोफिल्स होता है क्या है। तो देखिए एंजाइम पेट में भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है, और न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, देखिए एक सामान्य प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है जो खासकर जीवाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण से हमारी जो है शरीर को लड़ने की एक क्षमता प्रदान करती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है। तो देखिए मनुष्य की आंसू में क्या होता है, ये लाइसोजाइम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए लैक्टिक अम्ल, विटामिन के और लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए लैक्टिक अम्ल क्या होता है कि ये हमारे मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य की थकान महसूस होती है। और विटामिन के बारे में कई बार पूछा जाता है कि विटामिन के कमी के कारण क्या होता है कि विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में हेल्प करती है, ठीक है। और लिम्फोसाइट रुधिर वर्ग के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्माण करती है, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके फैक्ट्स हैं, ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है मानव नेत्र में कौन सा लेंस या दर्पण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।